हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक शिक्षण संस्थान सीकर। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10th विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 8 का हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में हमने जो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जो उससे संबंधित जैव शक्ति सिद्धांत पढ़ा था और कार्बनिक की जो कुछ विशेषताएं हैं उसके बारे में चर्चा की थी। और आज के इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कार्बन परमाणु की जो बची हुई कुछ विशेषताएं बच गई थी उसको हम देखने वाले हैं। अब अगला हमारा इसमें टॉपिक होगा कार्बन परमाणु की विशेषताएं। कार्बन परमाणु की विशेषताएं हमने 4 विशेषताएं पढ़ ली थी। अब हमारी जो अगली विशेषताएं हैं उसका नाम है श्रृंखलन का गुण। 5वीं जो विशेषताएं हैं वो है श्रृंखलन का गुण। अब श्रृंखलन किसे कहते हैं कि कार्बन परमाणु है वो अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं और ये कार्बन का ये जो गुण होता है उसको श्रृंखलन का गुण कहते हैं। अब इस गुण में क्या होता है कि कार्बन परमाणु है वो अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर अशाखित शाखित व चक्रीय यौगिकों का निर्माण करते हैं। चक्रीय यौगिकों का निर्माण करते हैं तो उस गुण को हम कौन सा गुण बोलते हैं? श्रृंखलन का गुणधर्म कहते हैं। अब इस गुणधर्म में हम जो आगे पढ़ेंगे तो उसके लिए हम ये जो अशाखित शाखित और चक्रीय यौगिकों का निर्माण किस प्रकार होता है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अशाखित यौगिकों का निर्माण, अशाखित श्रृंखला, जैसे ब्यूटेन। तो ब्यूट में कार्बन परमाणु की संख्या 4 होती है तो 4 कार्बन परमाणु इस प्रकार जुड़ते हैं। तो इस प्रकार जुड़ के एक अशाखित श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं तो जिसमें कार्बन परमाणु है वो एक सीधी श्रृंखला में जुड़ते हैं, इसमें किसी प्रकार की शाखा उपस्थित नहीं है। तो अशाखित श्रृंखला का निर्माण जो है वो कर लेते हैं। तो अशाखित श्रृंखला का सेकंड हम पढ़ेंगे शाखित श्रृंखला है वो किस प्रकार बनाते हैं। शाखित श्रृंखला, कार्बन परमाणु आपस में इस प्रकार मिलते हैं कि एक श्रृंखला यानी जिसमें अनेक शाखाएं उपस्थित हो उसका वो निर्माण कर लेते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण के द्वारा इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। जैसे CH3 CH2 CH3। अब ये जो हमने एक कार्बनिक एक श्रृंखला है या हाइड्रोकार्बन जो एक संरचना बनाई है इसको हम सामान्यतः क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। क्या है इसका नाम है? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो समूह होता है इस समूह को कौन सा समूह बोलते हैं? आइसो समूह है। और इस श्रृंखला में टोटल जो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 4 है। तो 4 होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन जो है वो एक शाखित श्रृंखला है और कार्बन परमाणु आपस में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि शाखित श्रृंखला का भी निर्माण कर सकते हैं। फिर जैसे हम एक अति शाखित श्रृंखला का उदाहरण भी सामान्यतः देख लेते हैं, जैसे आइसोओक्टेन। अगला जो हमारा है वो है अति शाखित श्रृंखला जिसका नाम है आइसोओक्टेन।
अतिशाखित श्रृंखला जिसमें कार्बन परमाणु की अनेक श्रृंखलाएं मिलती हैं और आइसोओक्टेन का निर्माण जो है वो करती है। जैसे CH3, उसके बाद में CH3, CH3, CH, CH2, उसके बाद में जैसे इसमें कितने हो गए कार्बन परमाणु की संख्या 3, 2, 5 और 1, 6। अब हम आगे इसमें जो एल्किल समूह है वो सामान्यतः जोड़ देते हैं, जैसे खासकर यहाँ पे CH3 और CH3। अब इसमें हम चेक कर लेते हैं कि इसमें जो कार्बन परमाणु है वो बंद कंप्लीट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो इधर देखो कार्बन की संयोजकताएं 4 हो रही है, इधर 1, ये 2, ये 3, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे CH2। तो ये क्या है, कार्बन की अतिशाखित संरचना है, कार्बन की अतिशाखित यानी कार्बन की अनेक श्रृंखलाएं। जैसे एक कार्बन की सीधी श्रृंखला है, इसमें एक श्रृंखला ऊपर की तरफ जा रही है, एक इधर नीचे की तरफ जा रही है, एक उस साइड में, एक इधर की तरफ जा रही है। तो ये कार्बन की क्या है, अतिशाखित संरचना है और इसे हम क्या नाम देते हैं, आइसोओक्टेन। इसका नाम क्या है, आइसोओक्टेन, आइसोओक्टेन। तो इसमें देखो जो कार्बन परमाणु है, ये जो हमने अभी समूह पढ़ा था इसका नाम क्या था, आइसो। और ये यहाँ पे टोटल कार्बन इसमें कितने हैं, 8 कार्बन जब आए तो उसको बोलते हैं ऑक्ट। और एकल बंध है तो हम क्या लगाते हैं, एन। तो इसका नाम क्या हो गया, आइसोओक्टेन। इसी प्रकार जैसे ये शाखित और अशाखित हो गई, अब हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं चक्रीय संरचना। चक्रीय श्रृंखला का निर्माण किस प्रकार करता है या चक्रीय यौगिक है वो कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर कैसे बनाता है। तो अगला इसमें है चक्रीय यौगिकों का निर्माण करना, तो जिसमें हम एक तो एलिफेटिक चक्रीय यौगिक पढ़ेंगे और एरोमेटिक चक्रीय यौगिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एलिफेटिक चक्रीय यौगिक। अब बात आती है एलिफेटिक चक्रीय यौगिक कहते किसे हैं, तो इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जब इन यौगिकों को जलाया जाता है तो क्या जलते हैं, बिना धुएं के साथ जलते हैं, बिना धुएं के साथ जलते हैं। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक चक्रीय यौगिक है। वो कहते हैं कि जो बिना धुएं के साथ जलते हैं उन्हें एलिफेटिक चक्रीय यौगिक कहते हैं। और एक होता है एरोमेटिक चक्रीय यौगिक। एरोमेटिक चक्रीय यौगिक, एरोमेटिक चक्रीय यौगिक क्या होते हैं, वे यौगिक जब जिनको जलाया जाता है तो काले धुएं के साथ जलते हैं, काले धुएं के साथ जलते हैं। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक चक्रीय यौगिक कहलाते हैं कि जब इनको जलाया जाता है तो ये काले धुएं के साथ जलते हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरण लेके हम इनकी संरचना जो है उसका निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एलिफेटिक चक्रीय यौगिक। तो एलिफेटिक जो चक्रीय यौगिक होता है तो उसके लिए हम एक उदाहरण लिखते हैं साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम है, साइक्लोब्यूटेन। उदाहरण के रूप में जैसे इसका उदाहरण है साइक्लोब्यूटेन। और इसको हम बेंजीन के द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार निर्माण करता है बेंजीन। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो का मतलब रिंग नुमा और ब्यूटेन का मतलब ब्यूट। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो, 4। तो जब 4 कार्बन परमाणु आपस में एक चक्रीय यौगिक के रूप में जुड़े हो तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, साइक्लोब्यूटेन कहते हैं। जब इनकी संरचना बनाते हैं तो 4 कार्बन परमाणु हमने इस प्रकार लिख लेने हैं।
तो इस प्रकार हमने 4 कार्बन परमाणु उसको दर्शा दिया। अब इनको आपस में जोड़ देते हैं और बाकी जो संयोजकताएं हैं वो हाइड्रोजन परमाणु से पूरी करते हैं। तो इस प्रकार हमने हाइड्रोजन परमाणु दर्शा दिए। तो अब ये जो संरचना बनती है वो किसकी है? साइक्लोब्यूटेन, यानी कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक चक्रीय यौगिक का भी निर्माण करते हैं। इसी प्रकार हम बेंजीन की जो संरचना है वो बनाते हैं। तो बेंजीन जो होता है उसका सूत्र होता है C6H6। इसका जो अणु सूत्र होता है वो होता है C6H6। तो जब इसको संरचना के रूप में लिखते हैं तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये 6 कार्बन परमाणु, अब इनको एकल बंध से लगा देना है और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 6 है तो 6 हाइड्रोजन परमाणु दर्शा देने हैं। अब 6 हाइड्रोजन परमाणु जब लिखते हैं तो प्रत्येक की संयोजकताओं को पूर्ण करते हुए जाना है। तो इस कार्बन की संयोजकताएं इधर कितनी है? 4 दिखा दी हमने। इसी प्रकार इसकी भी 4 हो गई। अब यहाँ पे द्विबंध लगाते हैं तो ये कार्बन है तो इसकी एक संयोजकता, दूसरी, तीसरी और चौथी संयोजकता यहाँ पे तैयार है। इसी प्रकार इस कार्बन और यहाँ पे हम क्या लगा दें? द्विबंध लगा देते हैं और द्विबंध लगाते ही अब ये हमारे पास किसका निर्माण हो गया? बेंजीन का निर्माण हो गया। बेंजीन का इसको संरचना सूत्र कहते हैं। फिर इस बेंजीन की जो संरचना है इसको यदि शॉर्ट में लिखें तो इस प्रकार केकुले संरचना के रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। तो हमने कार्बन परमाणु की जो श्रृंखलन में गुण देखा जिसमें कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर अशाखित, शाखित और चक्रीय यौगिकों का निर्माण करते हैं। फिर अगली जो कार्बन परमाणु की विशेषता आती है तो इस विशेषता में क्या होता है कि कार्बन परमाणु आपस में मिलकर एकल बंध और द्विबंध तथा त्रिबंध का निर्माण करते हैं। यानी कार्बन परमाणु जो होते हैं वो आपस में मिलकर एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बना सकते हैं। तो अगली जो विशेषता है कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एकल, द्वि व त्रिबंध का निर्माण करते हैं। एकल, द्वि व त्रिबंध का निर्माण करते हैं। तो एकल भी बना सकते हैं, द्विबंध भी बना सकते हैं और त्रिबंध भी बना सकते हैं। जैसे हम देखते हैं C, एकल बॉन्ड C, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्केन। इसका क्या नाम है? एल्केन। इसी प्रकार C डबल बॉन्ड C, इसको क्या बोलते हैं? एल्कीन। इसको क्या बोलते हैं? एल्कीन। जैसे इसके 4 बंध ये और 4 ये। इसी प्रकार कार्बन परमाणु आपस में त्रिबंध बनाते हैं और किसका निर्माण करते हैं? एल्काइन का निर्माण करते हैं। तो पहली संरचना में हमने देखा कि कार्बन कार्बन आपस में एकल बंध के द्वारा जुड़ के एल्केन का निर्माण करते हैं। सेकंड में हमने देखा कार्बन कार्बन आपस में द्विबंध के द्वारा जुड़कर एल्कीन का निर्माण करते हैं। और थर्ड में हमने देखा है कार्बन कार्बन परमाणु आपस में त्रिबंध के द्वारा जुड़कर एल्काइन का जो है वो निर्माण करते हैं। अगली जो कार्बन परमाणु की जो विशेषता आती है उसके बारे में हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण किस प्रकार करते हैं। तो अगली जो विशेषता है वो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण करना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण करना। तो कार्बन परमाणु जो है वो आपस में मिलकर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। तो उसके लिए हम
एक हाइड्रोकार्बन का विचार करते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो ये जो कार्बन परमाणु की प्रमुख विशेषता है, इसमें हम लिख सकते हैं कि जो कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणता, कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणता लगभग समान होने के कारण, लगभग क्या होती है? समान। लगभग समान होने के कारण यह परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूर्ण करते हैं, अष्टक पूर्ण कर लेते हैं, या हम बोल सकते हैं बंध बनाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? जो कार्बन का तो अष्टक पूर्ण होता है, कार्बन का अष्टक पूर्ण हो जाता है, अष्टक पूर्ण हो जाता है, तथा हाइड्रोजन परमाणु का बाह्यतम कोश अर्थात हीलियम परमाणु जैसा द्विक विन्यास प्राप्त हो जाता है, द्विक विन्यास प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये आपस में अपना अष्टक पूर्ण करके जो संरचना बनाते हैं, उन संरचनाओं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब यहाँ पे एक नाम आया है विद्युत ऋणता। अब विद्युत ऋणता को हम परिभाषित करते हैं, विद्युत ऋणता। तो विद्युत ऋणता को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं कि दो असमान परमाणुओं के मध्य रासायनिक बंध द्वारा बने हुए इलेक्ट्रॉनों को इन परमाणुओं द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने का क्षमता या गुण क्या कहलाता है? विद्युत ऋणता कहलाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि दो असमान परमाणुओं के मध्य बने हुए रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉनों को इन परमाणुओं द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण है, उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत ऋणता कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, उसका निर्माण किस प्रकार करते हैं? तो इसके लिए हम कुछ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है उसको देखेंगे। जैसे सबसे पहले मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो मेथेन है, वो किस प्रकार इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण करते हैं? तो मेथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4। जब इसका संरचना सूत्र लिखते हैं तो संरचना सूत्र किस प्रकार लिखा जाता है? इस प्रकार CH4। और जब इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं तो हमें क्या करना है? इन बंधों को पहले नहीं प्रदर्शित करना है। तो इस प्रकार हमने लिख दिए। अब हमें पता है कि जो कार्बन है उसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। 4 होती है, इसका मतलब वो 4 बंध बना सकता है, और 4 बंध बनाएगा तभी जब उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हो? 4 हों। तो कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या है? 4। और जो हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 होता है। तो इस प्रकार हमने एक इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिए। और जब विद्युत ऋणता लगभग बराबर होने के कारण ये आपस में इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं? साझा करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे तो
इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के द्वारा हाइड्रोजन अपना हीलियम जैसा द्विक विन्यास और कार्बन अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है और एक स्थायी अणु का निर्माण कर लेता है। किस प्रकार? तो इस प्रकार देखना, ये हाइड्रोजन परमाणु है, इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या 2 हो गई, इसका मतलब ये हीलियम जैसा द्विक विन्यास प्राप्त कर चुका है। इसी प्रकार ये हाइड्रोजन परमाणु, इसी प्रकार ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन परमाणु, तो इन हाइड्रोजन परमाणु ने अपना अष्टक पूर्ण कर लिया है, अर्थात बाह्यतम कोश को पूरा भर लिया है। अब बारी आती है कार्बन की। तो कार्बन जो परमाणु होता है वो अन्य ये 4 हाइड्रोजन परमाणु है, इससे एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाती है तो बाह्यतम कोश क्या हो जाता है? पूर्ण भर जाता है। और जो तत्व है या यौगिक है वो क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। तो इस प्रकार हम मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है उसको आसानी से बना सकते हैं। अब हम 1-2 एथीन और एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो भी देखने वाले हैं। अगली है हमारी एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। सेकंड है एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एथीन जो होता है उसमें कार्बन परमाणु कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। और जो हाइड्रोजन परमाणु की टोटल जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। तो इस प्रकार हमने किसका संरचना सूत्र लिख लिया? एथीन का संरचना सूत्र है वो लिख चुके हैं। तो एथीन को हम यदि अणुसूत्र के रूप में लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं? C2H6। क्या लिख सकते हैं? C2H6। और जब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम बनाते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये कार्बन और सेकंड कार्बन रहा ये। अब इसमें हाइड्रोजन परमाणु टोटल 6 है वो दर्शा देंगे इस प्रकार। ये हमने हाइड्रोजन परमाणु है उसको दर्शा दिया। अब इस कार्बन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। तो ऐसे हमने 4 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित कर दिए। इसी प्रकार ये जो कार्बन है इसके बाह्यतम कोश में भी इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 4। तो हमने इसको 4 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। अब बात आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो सब हाइड्रोजन के हमने बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन है उसको दर्शा दिए, ठीक। अब हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन को हीलियम परमाणु जैसा द्विक विन्यास प्राप्त हो जाता है, यानी हाइड्रोजन परमाणु का बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा पूर्णतया भर जाता है। तो इस प्रकार ये भर गया और ये भी भर चुका है। इस प्रकार हमने हाइड्रोजन परमाणु है उसका बाह्यतम कोश भर दिया। अब ये साझा आपस में करते हैं, तो साझे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पे दोनों परमाणुओं का बराबर बराबर हक होता है। अब ये कार्बन है वो क्या करेगा? अपना अष्टक पूर्ण करने का प्रयास करेगा। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 4 अन्य इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु से लेंगे, तो इसके लिए क्या करेगा? ये कार्बन परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा और 3 हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। और एक ये उसके साथ जुड़ा अन्य कार्बन है, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कर लेता है? 8 कर लेता है। और जब 8 कर लेगा तो ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। इसी प्रकार ये जो कार्बन परमाणु है वो अन्य 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ तथा एक कार्बन परमाणु के साथ, ये रहा कार्बन, इसके साथ यानी इसका इलेक्ट्रॉन है उसके साथ साझा करके अपना अष्टक जो है वो पूर्ण कर लेता है और एक स्थायी अणु का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार हम जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है किसकी? एथीन की, इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं। और अब लास्ट में हम एक इलेक्ट्रॉन बिंदु और संरचना बना के ये समझेंगे कि वे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को किस प्रकार एल्केन, एल्किन और
एल्काइन में बनाया जा सकता है। अगला जो हम देखने वाले हैं वो देखेंगे एथीन। जैसे एथीन देखा, मेथेन देखा, अब हम देखेंगे एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये एथीन की पढ़ी हमने, अब हम पढ़ेंगे एथाइन की। एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एथाइन की जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है उसमें हम देखना है। अब एथाइन में देखो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, और कार्बन कार्बन के मध्य बंध कितना होता है, त्रिबंध होता है, और बाकी अन्य क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो हम देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, एथाइन है, उसका क्या बन गया, संरचना सूत्र। तो हम एथाइन का यदि अणुसूत्र लिखे तो क्या लिख सकते हैं, C2H2। तो ये एथेन की हमने पढ़ ली, C2H6। अब हम पढ़ने वाले हैं एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो एथाइन में देखना ये कार्बन और ये कार्बन, इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार दर्शा देते हैं। इधर हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको ऐसे बंद बनाते हैं और इस प्रकार भी इसमें भी बंद बना देते हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसका द्वितीय विन्यास प्राप्त हो गया, इसका भी प्राप्त हो चुका है। अब हम इसको इस प्रकार से अष्टक पूर्ण कर देते हैं। तो इसमें 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, और इसी प्रकार इसका अष्टक पूर्ण करते हैं तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है उसका निर्माण कर सकते हैं। और अब हम लास्ट में एक एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु और संरचना बनाते हैं। एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमने मेथेन, एथेन और एथाइन की बना ली। अब आती है एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एथीन में क्या होती है, कार्बन कार्बन के मध्य क्या होते हैं, द्विबंध होते हैं, और बाकी संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूरी होती है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एथीन का संरचना सूत्र। और जब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं तो कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है, और एक कार्बन यहाँ पे और एक यहाँ पे, इधर हाइड्रोजन परमाणु और इधर हाइड्रोजन परमाणु। इधर में भी हम देखते हैं यहाँ कार्बन और यहाँ हाइड्रोजन, और इस प्रकार इधर भी देखते हैं यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ कार्बन। तो अब हाइड्रोजन का द्वितीय विन्यास बनाते हैं तो हाइड्रोजन का अष्टक पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार ये जो हाइड्रोजन है इसका अष्टक पूर्ण कर देते हैं, यानी बाह्यतम कोश पूरा भर देते हैं। अब बारी आती है कार्बन की। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, 2 हाइड्रोजन से प्राप्त कर लेगा और 2 साथ जुड़े अन्य कार्बन से प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार ये अपना अष्टक जो है वो पूर्ण कर लेता है। इसी प्रकार ये जो कार्बन परमाणु है ये, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है, 2 हाइड्रोजन से लेगा और 2 अपने पास वाले कार्बन परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण कर सकते हैं।